एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सम्मुख हाजिर होकर हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में और ज्ञान की इस महान शताब्दी में यदि कोई व्यक्ति ज्ञान होते हुए भी उसको प्राप्त ना करे तो वो व्यक्ति की ही असफलता कहलाती है। अपने आप को इस असफलता के स्टिग्मा से दूर करने के लिए ही एआई का उपयोग करके, कुछ पुस्तकों का उपयोग करके, अन्य साधनों का उपयोग करके, कुछ बोलकर आपके सामने वीडियो रखता हूं। कभी मेरी मंशा यह नहीं रहती कि मैं कोई नकारात्मकता आपके सामने पेश करूं। जो यथा स्थिति है, जो यथा वस्तु है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जो मैंने आज का ये मैटर लिया है, चैट जीपीटी का इसमें काफी कंट्रीब्यूशन है, मेटा का भी है, लेकिन कई ऐसे अवसर आए थे जब चैट जीपीटी और मेटा ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब गूगल ने मेरी मदद की थी। गूगल, चैट जीपीटी और मेटा का मैं हृदय के अंत्यकरण से आभार प्रकट करता हुआ आज का वीडियो जो है इंडिया इन ग्लोबल इंडेक्स। फ्रेंड्स, डिजिटल युग है। ईमेल भेजते हैं आप, 2 सेकंड में आपका मेल किसी भी कंट्री में चला जाता है। डिजिटाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। ऐसे में मैं समझता हूं आज से 30 या 25 साल पहले देशों की तुलना करना इतना आसान कार्य नहीं था। फिजिकली हार्ड कॉपी की आपको आवश्यकता होती थी। पुस्तकालय में जब तक आप जाकर नहीं बैठते थे, आप अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकते थे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि की है, हमको ज्ञान के अनेक स्रोत भी प्रदान किए हैं। उसी में से एक है ग्लोबल इंडेक्स, वर्ल्ड इंडेक्स, और भारत में उसकी पोजीशन कहां है। अलग अलग एजेंसियों का मैं नाम लूं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम इस समय कहां खड़े हैं, जो मैं चैट जीपीटी, मेटा या गूगल से डेटा कंफर्म कर पाया हूं, एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते वो आपके सामने पेश करूंगा। कई अलग अलग स्केल हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले मैंने छाटा है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये ऐसा नहीं है कि नंबर 1 पे है। दिस इज माय परसेप्शन कि यदि आप हैप्पी हैं तो आप दुनिया के सबसे डेवलप्ड इंसान या पर्सन हैं। हैप्पीनेस का मतलब आप कितने खुश हैं, और आपकी खुशी निर्भर करेगी आपको क्या सही समय पर भोजन मिल जाता है, क्या आपको वस्त्र पहनने के लिए सही मिल जाते हैं। मैं ठीक ठीक कह रहा हूं। क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल अच्छे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें और पीछे से आपको चिंता हो किसी स्कूल का गेट ना गिर जाए, किसी स्कूल की छत ना गिर जाए। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, प्राइवेट में, तो आप निश्चिंत होकर रहिए। लेकिन जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां आपका बच्चा अच्छी तरह पढ़े, आप बच्चे को अच्छा भोजन दे सके, शिक्षा दे सके, चिकित्सा दे सके, ये सारी सुविधाएं हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत आती हैं। और कल हमारे मोदी साहब ने कहा था कि 193 देशों में 190 देश ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं। वैसे तो यदि 190 देशों का समर्थन हमारे साथ है तो हम कुछ ना करें, चादर ओढ़ के तान के सो जाएं तो अपने आप विकास हो जाएगा। चलिए इस बात को छोड़ते हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 126 क्रमांक है। इतना बड़ा देश और इतना लोअर रैंक कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को चिंतित करता है या नहीं, यह आप जरा विचार कीजिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यदि किसी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो उस देश में प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता। मेरी स्वतंत्रता लोकतंत्र में है, तभी मैं आज वीडियो आपके सामने रख पा रहा हूं। जहां तक प्रेस के फ्रीडम का इंडेक्स है, उसका नंबर 162 है। लगभग 193 कंट्री में यदि प्रेस फ्रीडम में हम 162 पोजीशन पे हैं, हम कहां तक अपने आप को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मजबूत स्तंभ मान सकते हैं। आगे आइए, पीस इंडेक्स, शांति 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 शांति। उसमें 2 मुझे क्रम मिले हैं, एक 163 मिला है और दूसरे एआई में 116 मिला है।
जो भी हो, पीस इंडेक्स का मतलब है आपके देश में बाह्य रूप से कितनी शांति है। बाह्य मींस जो अटैक हो रहे हैं, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का एक लंबे समय से चल रहा है, एक मैंने उदाहरण आपके सामने पेश किया है। बाह्य दुश्मनों से आपका क्षेत्र कितना सुरक्षित है और आपके देश के अंदर वाले दुश्मनों से आपका देश कितना सुरक्षित है, कितनी शांति बनी रहती है, इसको ही पीस इंडेक्स कहा जाता है। जिसमें हमारा क्रमांक, मैं चलिए 163 भूल जाता हूं, जैसे आई ने कहा 116, थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 168। फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का एक एग्जांपल मैं कई बार अपने वीडियो में देता हूं। हमारे देश के एनवायरमेंट की दुर्दशा कितनी है। दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज दिल्ली। और यदि हम अपने 50 सिटीज या 100 सिटीज को गिनने बैठे तो सबसे ज्यादा 65 या 70, 100 में से प्रदूषित शहर भारत में ही हैं। और हालत यह है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 168। ये आंखों में आंसू लाती है कि हमारे दिल्ली का AQI 350, 400 होगा तो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य का क्या होगा। डेलिबरेटली में नीचे आ गया था। IQ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का मतलब है आप कितने सामर्थ्यवान हैं अपनी बुद्धि का उपयोग करने में। शिक्षा और ज्ञान का और IQ का कोई आपस में संबंध नहीं है। हां, हो सकता है आप सही समय पर अपने ज्ञान और शिक्षा का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं और आप किसी समस्या को किस हद तक न्यूनतम समय में हल कर लेते हैं, यह आपका IQ दर्शाता है। अब यदि मैं IQ में देख रहा हूं, यह वास्तव में मैंने बहुत रिसर्च की है, इसमें कहीं आपको इधर उधर डेटा नहीं मिलेगा। 143 पोजीशन है। यह बहुत चिंतित करती है सर, बहुत चिंतित करती है। और यदि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा IQ वाला देश कौन सा है, तो वो है जापान, जहां का एवरेज IQ 108 है। यहां मैंने लिखा नहीं है, जापान का एवरेज IQ 106 से 108 के बीच में, लेकिन मेरे भारत का IQ 76.2। क्या आपको मालूम है हमारे देश का एवरेज IQ इतना बिलो क्यों है? 3 कारकों पर निर्भर करता है IQ। आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसा है, आपके देश में बच्चों को पोषण किस तरह से दिया जाता है, आपका सामाजिक वातावरण कैसा है, किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर आपके बच्चे देखते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह की एजुकेशन लेते हैं। यह आंखों में आंसू लाने वाला है। बहुत कम IQ है हमारे देश का। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं। लाइवेबिलिटी इंडेक्स, जी हां, आप जी रहे हैं, आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। जनरली इस इंडेक्स का मेजरमेंट बड़े शहरों में किया जाता है, जो कुछ मैंने पढ़ा है। लाइवेबिलिटी इंडेक्स 141, यदि अच्छे शहरों में भी, बॉम्बे जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, हमारे रहने की लाइवेबिलिटी का मतलब ही है कि हम किस जीवन स्तर में जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका वसंत विहार में, लुटियन जॉन्स में क्या स्तर है, लेकिन झुग्गी झोंपड़ी क्या दिल्ली की शान में वृद्धि करती है या नहीं। इसीलिए हम लाइवेबिलिटी इंडेक्स में 141 पोजीशन पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे डिपेंड करता है अगेन एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी और सोशल स्टैंडर्ड। आप किस तरह से रह रहे हैं, आपको कितनी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, किस तरह की एजुकेशन मिल रही है, उसी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। 131 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, आप कितनी आसानी से अपने बिजनेस का प्रारंभ कर सकते हैं। रेड टेपिज्म एक शब्द होता है, लाल फीताशाही। आपकी फाइलों को 10 टेबल पर जाना पड़ेगा और 10 टेबल पर जाकर जब तक आप दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, आप अपने उद्योग का प्रारंभ नहीं कर सकते। यही ईज ऑफ डूइंग डेवलपमेंट है। अब 63 भी कोई AI बता रहा है, 116 भी बता रहा है। यहां पे मुझे यही लग रहा है 116वां क्रमांक होना चाहिए, जो हमारे यहां फाइलों का एक रोटेशन चलता है और हर टेबल पर जाके एक क्या कहूं,
नतमस्तक होने की प्रथा चलती है, 116वां स्थान ही होना चाहिए। हंगर इंडेक्स, आपके देश के कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी भूख को सही तरह से मिटा पाते हैं, समय पर खाना खा पाते हैं, जितना न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए उनको मिलती है, उसमें हमारा 127 में से जहां स्पेसिफिक है आई हैव मेंशन 105वां क्रमांक है, बहुत पुअर है। और यही मैं लाना चाहूंगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। फ्रेंड्स, हमारे देश में जो गरीब लोगों की संख्या है वो 23.4 करोड़ है। जो सबसे गरीब 5 देश हैं उनमें हमारा नंबर है। यह सही है कि पाकिस्तान से हम ऊपर हैं, लेकिन उन 5 में यदि एक पाकिस्तान है तो एक हमारा देश भी है। किसमें? 5 सबसे पुअर कंट्री में। और इसको मैं कहूंगा हंगर इंडेक्स, हम 105वें क्रमांक पे हैं। कितने लोगों को संतोषप्रद भोजन आजादी के 78 वर्ष के बाद मिल रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लिंग असमानता, 108वां क्रमांक है 193 में से, 108 आउट ऑफ 193। व्हाट डू यू मीन जेंडर इनइक्वालिटी? सबसे पहला एग्जांपल हिसाब में यहीं से शुरू करता हूं। संसद में कम से कम 50% सीट महिलाओं के लिए होनी चाहिए, विधानसभाओं में भी होनी चाहिए। क्या 33% का नियम हमने लागू कर दिया? क्या वास्तव में इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत थी महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए? कितनी महिलाएं संसद में हैं, उनका कितना प्रतिशत है, जरा आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक ग्रेट जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी जहां भ्रूण हत्या की जाती है, दुख के साथ कह रहा हूं, अभी भी जब चोरी चुपके कई डॉक्टर्स द्वारा सोनोग्राफी का दुरुपयोग करके नवजात होने से पहले ही मां की कोख में बच्चे को मार दिया जाता है, उस देश में जेंडर अनइक्वालिटी कितनी होगी? 108 आउट ऑफ 193। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें थोड़ा और नंबर हायर होना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है। रिश्वत आप कितनी देते हैं, कहां कितनी रिश्वत देते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मंदिर में यदि आपको उच्च स्थान प्राप्त करना है, विश्वविद्यालयों में आप कितने सक्षम हैं, इस पर निर्भर करता है। इसी को करप्शन कहा जाता है। खरीद फरोख्त में, चाहे वो मिलिट्री की हो, मिलिट्री की खरीद फरोख्त में, यह मैं किसी एक दल का नाम नहीं ले रहा, देश के 78 वर्षों की चर्चा कर रहा हूं। यदि मिलिट्री की सामग्री की खरीद फरोख्त में करप्शन होगा, यदि एक शिक्षक की नियुक्ति में स्कूल में 5 या 7 लाख रुपया देना पड़ेगा स्कूल में, तो आप सोच लीजिए हमारा करप्शन कितना है। इसलिए हम 93 पोजीशन पे, यह मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी आपके यहां कितनी सस्टेनेबल एनर्जी है और आप एनर्जी के सोर्सेस को कैसा यूज करते हैं। दैट इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। आई एम वेरी ग्लैड रियली टू सी द 74, अदरवाइज तो 100 के आसपास या 100 से ऊपर हैं। खुश हूं मैं कम से कम 74 पोजीशन में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, आपके देश में कानून की कितनी पालना होती है। साहब यहां भी मुझे डाउट है, यहां तो 79 नहीं, कम से कम 179 होना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है मैंने राइटिंग में गलती नहीं की। डेट पे डेट, जिसका कोई दोष नहीं है, यदि वो एक बार जेल के अंदर चला गया, उसको निर्दोष साबित करने में 15 साल लग जाते हैं। किस तरह का कानून है? अंधा कानून तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां ऐसा कानून कहूंगा जहां ईमानदार को न्याय नहीं मिलता और बेईमान को पूरी तरह निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। चूंकि प्रूफ नहीं मिल पाता, इसलिए कितना भी आप भ्रष्टाचार कर लीजिए। अब एक बात आपसे पूछ रहा हूं, चलो मित्रों खुली चर्चा हो रही है, क्या कैश ट्रांजेक्शन बंद हो गया क्या? जो बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली बॉम्बे या किसी भी शहर में, क्या वहां कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या वह कानून की पालना हो रही है? क्या डीमोनेटाइजेशन का सही इफेक्ट हुआ है? और यदि नहीं हुआ तो हमने क्यों इतने लोगों को प्रताड़ित किया? यह भी एक चिंता का विषय है। रूल ऑफ लॉ में मैं मानता हूं जिसने भी ये रैंक दिया है उसको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मच बेटर, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे यहां। प्राइवेट सेक्टर को हमने लॉजिस्टिक दिया है, अलग से ट्रैक बनाए हैं हमने गुड्स ट्रैक के 38 रैंक।
ये भारत की अपार सफलता को दर्शाता है। लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट पिछले 10 सालों में बेहतरीन हुआ है, ये कहने में संदेह नहीं है। एजुकेशन इंडेक्स, शिक्षा में आप ग्लोबली कहां खड़े हैं? 92 पोजीशन है आपकी। 145 देशों का यहां कंपैरिजन या सर्वे हुआ होगा। कई बार मैंने कह दिया है, टॉप 100 में आपकी एक भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नहीं, टॉप 200 में मात्र 2 आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। तब ये रैंक भी शायद परमात्मा ने हमें प्रदान कर दिया, शायद इसमें भी हमें 110 या 15 होना चाहिए था। जिस देश की यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं और 200 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, केवल मात्र 2 आईआईटी, वहां का एजुकेशन इंडेक्स 92 प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें भारत की पोजीशन बहुत अच्छी है। 43 इज वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि भारतीय युवा, मैं हमेशा कहता हूं, बहुत ही बुद्धिमान, टैलेंटेड, ब्रिलियंट यूथ है। यदि किसी चीज की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन यह कहने में मुझे कोई संदेह नहीं, भारत का युवा विश्व के किसी भी युवा से सर्वश्रेष्ठ कंपीट करके और भारत को नंबर 1 पर भी ला सकता है। 2 ही उदाहरण आपके सामने रखूंगा। यूएसए में जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लगभग 50% भारतीय हैं। यूके में जितने मेडिकल डॉक्टर हैं, 30% भारत से हैं। 30% मेडिकल डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन यदि यूके में है, ऑलमोस्ट 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन यूएसए में है, तो यह फिगर मैं समझता हूं और लोअर होना चाहिए था, 15 के आसपास होना चाहिए था। यह मेरा परसेप्शन है, मानना है। टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, यह लगभग समान ही समझ लीजिए। इस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को मैं ब्रॉड ले सकता हूं, जो मैंने यहां एग्जांपल दिए हैं, आप ऐसा कीजिए उसको, यह टैलेंटेड कॉम्पिटिशन। क्योंकि जब हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं टैलेंट की। और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम 43 पोजीशन पे हैं, क्योंकि हमारे यहां की लेबर, उसकी भी मैं तारीफ करूंगा साहब। जितनी मेहनत भारत की लेबर करती है, भारत के श्रमिक करते हैं, वो भी उनको कॉम्पिटिटिवनेस पे कहीं ना कहीं लाके खड़े करती है। और इसीलिए इसमें हमारा रैंक नीचे है टैलेंटेड, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हायर है, क्योंकि भारतीय किसी भी तरह का काम करने में शर्म के अनुभव नहीं करता और मेहनत में भारतीय किसी से कम नहीं है। डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, डिजिटल भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं आने वाले समय में ये फर्स्ट 10 में आ जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारा 48वां 48 पोजीशन है। हां, लेकिन साइबर क्राइम से हमें बचा के रखना होगा और बच के रहना होगा। इनोवेटिव इंडेक्स 39, बहुत खुशी होती है मुझे देख के। मैं जब यहां 162, 126, 116, कहां 39? इनोवेटिव वही, मैं कह रहा हूं मैं टैलेंटेड नहीं हूं, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस भारत के आज का युवा इतना टैलेंटेड है, इतना कॉम्पिटिटिव पावर रखता है कि उसके टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। इनोवेशन का यदि उसे उचित अवसर दिया जाए, उचित फैसिलिटीज दी जाए, तो वो विश्व के किसी भी देश के युवा को पीछे छोड़ सकता है। यह मेरे भारतीय युवा की विशेषता है और इसीलिए इनोवेटिव इंडेक्स यानी आविष्कारों में देश का 39 या 39वां स्थान है और मेरे देश के युवा इतने ब्रिलियंट, इनोवेटिव हैं कि वो 10वें स्थान पर लाके खड़ा कर देंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया है, आपने कोई गाना गाया है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, वो आपका अधिकार है। उसको कॉपी करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने बताया भी था एक बार, प्लेजियरिज्म अभी हमारे देश में इतना बड़ा गुनाह नहीं है जो पीएचडी थीसिस के लिए, लेकिन यदि आप आईपीआर के किसी कानून का उल्लंघन करते हैं और बिना उसके एक्सपायरी के आप उस गाने को, पुस्तक को या रिसर्च पेपर को कोट करते हैं या लिखते हैं, तब आपके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भारत की बहुत अच्छी पोजीशन है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, यह ऐसा इंडेक्स है जो यह बताता है आप कितनी कंट्रीज में फ्री यात्रा कर सकते हैं। 85th पोजीशन का मतलब हम 85वें स्थान पे हैं। यदि मेरे पास पासपोर्ट है, मैं कितने देशों में विदाउट एनी प्रायर वीजा आई एंटर इन दैट कंट्री एंड देन आई टेक द वीजा ऑन अराइवल, दैट इज नोन एज ऑन अराइवल वीजा। थाईलैंड आई हैव गॉन, आई नो,
within 10 minutes the visa was there. This is how easily you can wander in the different countries. That shows the Henley passport index. काफी पीछे हैं, मीन्स हम लोग काफी कम कंट्रीज में, लेकिन फिर भी काफी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा फैक्टर है साहब जिसमें आपको खुश होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैं समझता हूं इस रैंक में भारत का अभिमान करने योग्य रैंक है, 10th रैंक। दिस मैटर ऑफ प्राउड। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस? आप वातावरण ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करके किस तरह अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, आप किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करते हैं। एक मेरा वीडियो पूरा मैंने हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी पे बनाया था, बहुत विस्तृत बताया था। आप किन रिन्यूएबल मींस ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो जीरो कार्बन एमिट करें, उनका उपयोग करके आप एनर्जी में बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें भारत का 10वां स्थान है। शायद हम क्लाइमेट चेंज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे घरों में इतने एसी नहीं हैं जितने डेवलप्ड यूएसए कंट्री या यूके में है। एक ये भी कारण आपको बता रहा हूं, बट दैट्स ए वेरी सैटिस्फैक्टरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, आप जो भी ग्रोथ कर रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है? क्या वो स्थिर रहेगा या 2-4 साल के बाद विलुप्त हो जाएगा? मान लीजिए मैं इसी का उदाहरण लेता हूं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। यदि आप 5 साल के बाद 40 पोजीशन पे आते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, आपका नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आप ऐसा डेवलपमेंट करें कि आपका विकास आने वाले कई वर्षों तक वो विकास ही बना रहे, कहीं उस विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये कुछ पैमाने हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। यथास्थिति यदि एआई से पढ़कर एक शिक्षक जनता के सामने रखता है तो मैं शायद उस शिक्षक को नकारात्मक नहीं पॉजिटिव ही कहूंगा। आशा है ये वीडियो आप सुनेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा सुनेंगे, सुनकर दूसरों को शेयर करेंगे, और जहां मेरी गलती होगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मेरा सबसे पहला टारगेट यह होता है कहां मैं गलत हूं। ये वीडियो बनाने का एक टारगेट यह भी है, ज्ञान प्राप्त किया है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, ये आप लोग ही मुझे सुधार सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हृदय से आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। नमस्कार।